गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है 30,37,500 की ठगी धोखाधड़ी एफआईआर और धारा 175 की उपधारा 3 BNSS 2023 और प्रोटेस्ट याचिका और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यही हमारे आज के वीडियो का टाइटल है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है सर। एक सीखने के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है कोर्ट की प्रोसेस सीखने के लिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय तक अगर मामला जाता है 420 का धोखाधड़ी का, तो उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की गई है, जो पहले हो चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दे चुके हैं, उन्हीं के हवाले से हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय की जो साइटेशन है उन पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 है, और इसी प्रकार से सुरेश चंद्र आदि विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 का एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सभी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। आज का हमारा वीडियो एक आम नागरिक के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी 420 की घटना पूरे ऑल इंडिया में किसी के भी साथ किसी भी वक्त किसी भी घड़ी हो सकती है, और अक्सर ऐसे मामले भरोसे के आधार पर जो सामने वाले पे भरोसा करते हैं, वो उस भरोसे में ही वो विश्वासघात करते हैं, और उस विश्वासघात पे जो व्यक्ति को हर्ट होता है तो फिर वो कानूनी उपचार कैसे प्राप्त कर सकता है। आज के वीडियो एक विधि के विद्यार्थी के लिए, चाहे आप एक नए अधिवक्ता हैं, चाहे आप एक आम व्यक्ति हैं, सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है सीखने के उद्देश्य से कि आखिर कोर्ट में प्रोसेस किस प्रकार से की जाएगी यदि ऐसे ऐसे मामले आपके सामने आ जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। और एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा, एक प्रैक्टिकल केस जो उस घटना में ही ये सारी जानकारियां संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, 175 की उपधारा 3 BNSS 2023, 193 फर्दर इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं, 193 की उपधारा 9 BNSS 2023, ये सब कुछ इसमें अप्लाई हुआ है। प्रोटेस्ट याचिका ये भी इस घटना में अप्लाई हुई है। जो प्रत्यक्ष एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, एक रियल एक सत्य घटना पर आधारित मैं आज के वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि उस सत्य घटना से आप सीख सकें कि एक आम आदमी एक कानून के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए अपना जो संघर्ष करता है, तो उसको कितनी मानसिक परेशानी और कितनी दुविधा और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि वो हिम्मत हार कर घर बैठ जाता है तो वो मुल्जिमान अपने आप ही केस जीत जाते हैं, क्योंकि मुल्जिम आरोपी ये चाहते हैं कि ये फरियादी इसकी कार्रवाइयों को समाप्त कर ले और उसके पैसे वो लोग खा जाएं। ऐसी स्थिति में फरियादी को बड़े ही सब्र से, हिम्मत से और धैर्य के साथ काम लेना होगा, तभी वो आगे की राह में सफलता पा सकता है। इसी के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो मोटिवेशनल लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। स्थितियों और हालातों को देखते हुए मैं दो मोटिवेशनल लाइन आपको सर सुनाना चाहूंगा कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जी हाँ सर, आपको इतना हौसला रखना होगा, तभी आप आगे तक जाकर अपनी कार्रवाई और अपना कार्रवाई कर पाएंगे और अपना हक ले पाएंगे और अपराधियों को सजा दिला पाएंगे। सर एक फैक्ट युक्त एक 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 घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस घटना में ये सभी कानूनों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है, यह आपको सीखने और समझने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगा कि इस प्रकार की पेचीदा परिस्थितियां यदि पैदा हो जाती हैं तो हम किस प्रकार से उसको कानून को अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से हम कानून की शरण में जाकर, न्याय की शरण में जाकर हम न्याय प्राप्त करने के प्रयास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो घटना कुछ इस प्रकार की है कि दो व्यक्ति जो अपने सामान्य जीवन जी रहे थे, तभी अचानक उनके पास कुछ लोग आए। शुरू में 3 लोग आए, एक कंपनी के एजेंट और प्रभारी बनकर, और उनमें से एक व्यक्ति को ये फरियादीगण बचपन से जानते थे। उन मुलजिमों में 2 को वो नहीं जानते थे, उसी ने उनका परिचय कराया। और 2 मुलजिम दूसरी स्टेट के भी थे उसमें, जिन्होंने फोन से या जूम मीटिंग के जरिए बातचीत की थी। उन लोगों ने आकर ये कहा कि यदि आप इस कंपनी में पैसा लगाते हैं या हमें पैसा देते हैं तो हम इसमें लगाएंगे और आपको इस प्रकार से इसमें मुनाफा प्राप्त होगा। ये आरोपीगण
फरियादी गण के शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर निवास करते थे। वहां से ये तकरीबन 12-15 बार इन फरियादी गण के घर आए, उनको धोखा देने, उनके साथ फ्रॉड करने की मंशा से। उस समय जो फरियादी गण है, फरियादी के द्वारा उसकी खेती की जमीन, पैतृक जमीन संपत्ति जिसको कहते हैं, वो विक्रय की गई थी। तो उस राशि का जो अमाउंट फरियादी के पास आया था, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं आरोपी गण को भी हो गई थी। उन्होंने प्लान रचा एक धोखा देने का और उस व्यक्ति के पास आए और भरोसे का फायदा उठाया। भाई, दो आरोपी गण तो जानते नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये बचपन से तुम्हें जानते हैं तो तुम आगे रहकर चलो, तभी ये भरोसा करके पैसे दे पाएंगे, वरना पैसे नहीं देंगे। अब वो आरोपी गण आए, उन्होंने कहा कि हमारी चल अचल संपत्ति भी यही है, हम यहीं के रहने वाले हैं, आप हमें जानते हैं, हम कहीं भागकर नहीं जाएंगे। यदि आपका पैसा और मुनाफा नहीं मिलता है तो आप हम लोगों से पैसा और मुनाफा ले लेना। इस प्रकार की बातें की और उनको विश्वास दिलाया। जब उन व्यक्ति फरियादी का उन पे भरोसा हुआ, तो फरियादी के द्वारा कहा गया कि मैं कंपनी को तो नहीं जानता हूं, मेरा तो भरोसा आप लोगों पर है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी मूल राशि नहीं डूबना चाहिए, मुझे मेरी मूल राशि वापस मिल जाए, भले ही मुझे मुनाफा कम हो, मैं आपकी बात पे भरोसा करके आपको मैं पैसा दे देता हूं। तब आरोपी गण ने उसको एक खाता दिया कि आप इस खाते में पेमेंट जमा करा दें। उस खाते नंबर को उनके द्वारा लिख कर दिया गया। अब जब खाता नंबर लिख कर दिया, उसके बाद वो आरोपी गण चले गए 60 किलोमीटर दूर उनके शहर में, और वहां से उन्होंने व्हाट्सएप पर फिर उसी खाते नंबर को लिखकर फरियादी के व्हाट्सएप पर भेजा और ये कहा कि आप इससे मिलान कर लेना। उसके बाद उसी खाते की चेक बुक के चेक का फोटो भी खींचकर फरियादी के व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर भेजा और ये फोन लगाकर भी कहा और लिखकर भी कहा कि इस चेक बुक के ऊपर खाता नंबर लिखा हुआ है, आईएफसी कोड लिखा हुआ है और जिसके नाम से खाता है ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। आप इस खाता नंबर को, जो हमने आपको घर पर खाता नंबर दिया था, उससे मिलान कर लेना, हमने जो व्हाट्सएप पर आपको टाइप करके खाता नंबर भेजा है उससे भी मिलान कर लेना, तीनों जगह आप मिलान कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि किसी गलत खाते में आप पैसा जमा करा दे। फरियादी ने जब देखा कि चेक बुक इन्हीं के पास है, खाते का संचालन भी आरोपी गणी कर रहे हैं और उनपे उसको भरोसा भी हुआ, तो उसने आरटीजीएस फॉर्म भरकर एसबीआई बैंक के जरिए 27 लाख रुपए आरोपी गण के द्वारा दिए गए खाते में जमा करा दिए और 1 लाख रुपए गूगल पेमेंट के जरिए नगद के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए आरोपी के खाते में जमा करा दिए। कुल 28 लाख आरोपी के पास पहुंच चुके थे। इसी के साथ जो दूसरे फरियादी थे, उनके द्वारा 2,37,500 आरोपी गण के खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए जमा करा दिए गए। जब प्रथम माह मुनाफा देने की बात जो उनके द्वारा बताई गई थी, वो फरियादी गण ने उनसे मांग की, तो वो शुरू से बहाना बनाने लगे कि अभी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है और अभी पैसा रुका हुआ है, अभी नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह निकल गए। तब फरियादी का जो है कि सब्र का बांध टूट गया और उसने आरोपी गण से कहा कि आप तो मुझे मेरे मूल रकम ही आप वापस कर दें। तो आरोपी गण ने उनके साथ बदतमीजी चालू कर दी, धमकाना चालू कर दिया और कहा कि यदि तुमने थाने में रिपोर्ट करी तो तुम्हारा पूरा पैसा डूब जाएगा, हम तुम्हें, तुम्हारे परिवार को उलझा देंगे, जान से मार देंगे। इस प्रकार की धमकियां देना उनके द्वारा चालू कर दी गई। तब फरियादी के द्वारा हिम्मत करके पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस अधिकारियों के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद धारा 173 की उपधारा 4, मैं सर घटना को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें ये सभी धाराएं और ये सभी कानून अप्लाई होंगे और ये प्रैक्टिकली किस प्रकार से अप्लाई हुए हैं और हमारे द्वारा किए भी गए हैं, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तब 173 की उपधारा 4 में जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं कि यदि जो संज्ञेय प्रकृति का अपराध है उसमें अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से आप आवेदन देंगे। तब मेरे पक्षकार के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया और उसके अलावा भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया गया, उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आप ये ध्यान रखिएगा। तकरीबन 5 आरोपी गण थे ये इसमें। शुरू में जो है कि 3 जो आए थे वो और एक जो दूसरी स्टेट का था जो इन्हीं के संपर्क में था, 4 आरोपी गण थे। वो जांच के दौरान एक और का पता लगा था, वो 5 आरोपी गण हो गए थे। मैं आपको पूरी घटना बता देता हूं कि जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई
तो फरियादी काफी परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास से तो 28 लाख और एक फरियादी के पास से 2,37,500, कुल 30,37,500 आरोपीगण ले चुके थे और उसको वापस देने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके साथ धोखाधड़ी और ठगी की वारदात की जा चुकी थी। उसके समझ में पूरी बात आ गई थी। फरियादी के द्वारा ये जो राशि आरोपीगण को दी गई थी वो उसकी खेती की जमीन को बेचकर दी गई थी और उस खेती की जमीन के इस पैसे को वो उसकी बच्चों की पढ़ाई में लगाना चाहता था और अपने लिए एक मकान खरीदना चाहता था। उसके जीवन भर की जमा पूंजी थी, लेकिन उसने भरोसे के आधार पर आरोपीगण को पैसे दिए थे और आरोपीगण के द्वारा उसके साथ ठगी और धोखाधड़ी की गंभीर वारदात की गई थी। तब जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, तभी एक नया मामला और निकलकर सामने आया। ये तो सर दो मामले हो गए आपके सामने। एक मामला हो गया 28 लाख रुपए की ठगी का, आरोपीगण के द्वारा कंपनी के एजेंट बनकर आए और धोखाधड़ी करके उससे राशि ली। दूसरा मामला हो गया 2,37,500 रुपए का और तीसरा एक और नया मामला निकल कर आया 8,60,000 रुपए का। इस व्यक्ति के साथ भी इन्हीं गैंग ने, जो ठगी और 420 करने वाले गिरोह की जो गैंग थी, इसमें तकरीबन 5-6 लोग शामिल थे, उन्हीं के द्वारा मिलकर उसके साथ 8,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की वारदात की गई थी। उसके द्वारा भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उसके द्वारा जैसी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर दी। तब जो हमारा पक्षकार था उसके द्वारा निवेदन किया गया कि सर यही आरोपी हैं और इनके द्वारा 8,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है, इसी प्रकार से कंपनी के नाम के एजेंट और प्रभारी बन के, और यही धोखाधड़ी इसी प्रकार से इन्होंने मेरे साथ भी की है, तो आप मेरी भी एफआईआर दर्ज करें। तब जाकर थाना प्रभारी महोदय के द्वारा, अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा हमारे पक्षकार की एफआईआर को लिखा गया। लेकिन 2,37,500 की जो लिखित रिपोर्ट दी गई थी उस पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसको बयान लेकर, गवाहों के बयान लेकर ऐसे की ऐसी जांच में रखा गया, ठंडे बस्ते में उसको पटक दिया गया। अब एफआईआर तो हमारे पक्षकार की दर्ज हो गई, लेकिन मामला यहां निकलकर एक और ये आया कि जो 8,60,000 रुपए की जो चीटिंग का जो मामला हुआ था, उसमें पुलिस के द्वारा चट मंगनी पटबियां कार्य किया गया और इतनी तीव्र गति से कार्य किया गया, तुरंत ही अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महोदय के द्वारा अभियुक्त की जमानत को गंभीर अपराध की प्रवृत्ति 420 मानते हुए निरस्त कर दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। जेल में वो तकरीबन 10 दिन रहा। इस 10 दिन रहने के दौरान अभियुक्त काफी शातिर और चालाक थे सर। उसी वक्त उन्होंने सोच लिया था कि 3 हमारे खिलाफ रिपोर्टें हैं, यदि हम उलझ गए तो हमारा पूरा जीवन जेल में निकलेगा, जेल की चक्कियां हमें पीसना पड़ेंगी। तो उन्होंने, जो आरोपी जेल में बंद था, उसने जेल में से ही उसके गुर्गों के द्वारा और उसके अन्य जो भी संपर्कित थे उन लोगों के द्वारा वो 8,60,000 रुपए की रिपोर्ट करने वाले फरियादी से संपर्क किया और उसको 8,60,000 रुपए वापस दे दिए और उससे ये कहा कि आप हमारे पक्ष में एक एफिडेविट लिख दें कि अब हमारा राजीनामा हो गया है, आपस में कोई विवाद नहीं बचा है और इनकी जमानत लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो 8,60,000 के जो फरियादी थे उनके द्वारा एक शपथ पत्र लिखकर आप कमिश्नर से तस्दीक करवाकर कोर्ट में उनको दिया गया, जिसको उनको कोर्ट में उनके द्वारा पेश किया गया। तब कहीं जाकर उनकी 10 दिन बाद जमानत हुई। जमानत से निकलकर बाहर आने के बाद एक मामला तो उन्होंने, आरोपी गण ने सुलझा लिया था। अब बाहर आने के बाद उनकी सारी कोशिश यही थी कि जो हमारे पक्षकार की 28 लाख की जो रिपोर्ट है, एफआईआर है, वो कैसे भी निरस्त हो जाए, इसमें आगे कार्रवाई ना हो। और दूसरी जो 2,37,500 की जो रिपोर्ट दी गई थी उसकी एफआईआर ही दर्ज ना हो। अब उसमें एक जो अभियुक्त थे, उस अभियुक्त को उनके पिता पर काफी घमंड था कि वो काफी बड़े नेता हैं और बड़े अधिकारियों से, पुलिस से उनके संपर्क हैं। वो बाजारों में लोगों से कहते फिर रहे थे, हमारे पक्षकार के द्वारा जानकारी दी गई कि पुलिस को तो हमने खरीद लिया है और पुलिस और कोर्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक जगह तो उन्हें सफलता मिल गई थी, अब वो 2 जगह और सफल होने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। पुलिस थाना के द्वारा हमारे पक्षकार की रिपोर्ट को एफआईआर दर्ज होने के बाद 1 साल तक उसमें उसको पेंडिंग ही पटक के रखा और उस पे ना तो अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गई, ना अभियुक्तगण से बैंक के खाते जब्त किए गए और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभियुक्तगण ने जो खाता दिया था उसमें जो 27 लाख रुपए जमा कराए थे हमारे पक्षकार के द्वारा, वो 10 मिनट के बाद ही
उस खाते में से निकालकर एक दूसरी स्टेट के खाते में इन आरोपी गण ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। और पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ तक इसमें जांच की गई, जो पहले खाते में जो 27 लाख दिए गए थे, और पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा ये बताया गया कि ये आपके पैसे 10 मिनट बाद ही निकालकर दूसरी स्टेट के खाते में ले गए, बस यहीं तक पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा जांच की गई। इसके आगे उनके द्वारा कोई जांच नहीं की गई। हमारे पक्षकार के द्वारा लाख निवेदन किया गया कि सर, ये जिस खाते में पेमेंट लेकर गए हैं वहां पर मेरा पैसा अभी भी मौजूद है, 28 लाख रुपए। आप उस खाते को सीज करें और वहां से पैसा जब्त करके मुझे मेरा पैसा वापस दिलाएं, और इन आरोपी गण को गिरफ्तार करके जो है कि कोर्ट में पेश करें, और मेरा भी चालान पेश करें, और इनसे दोनों खातों की जब्ती की जाए। चेकबुक, पासबुक सब इन्हीं के पास है। आप देखें, मेरे व्हाट्सएप पर इन्होंने खाते का चेक का फोटो भी भेजा था, वो सारा रिकॉर्ड पुलिस थाना अधिकारी महोदय को दिया। और जो एक 8,60,000 रुपए में जो एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट की कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकालकर थाना प्रभारी महोदय को दी। आदेश पत्रिका जो जमानत उनके द्वारा हुई थी उसकी कॉपी पेश की, और थाना प्रभारी महोदय और अनुसंधानकर्ता अधिकारी महोदय से हमारे पक्षकार के द्वारा निवेदन किया गया कि सर, आप देखें कि मुलजिम यही है, इन्होंने 3 लोगों के साथ चीटिंग की है। एक मेरे साथ 28 लाख की है, और दूसरी 2,37,500 की है, और तीसरी 8,60,000 की आपके सामने है। और आपके द्वारा 8,60,000 में जो कार्रवाई की गई, ये तुरंत कार्रवाई की गई, और उस व्यक्ति को उसके पैसे भी इनके द्वारा दे दिए गए। आप देखें सर, और मेरे भी इसमें आप कार्रवाई करें। लेकिन उस पर सर कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना प्रभारी महोदय के द्वारा, अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा 1 साल तक उसको पेंडिंग पटक के रखा, और अचानक 1 साल बाद, तकरीबन 1 साल की समय अवधि में अचानक ही खात्मा खारजा रिपोर्ट की सूचना मेरे पक्षकार को लिखित रूप में दी गई, जिसको हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। अब हम आ गए हैं सर क्लोजर रिपोर्ट पर, आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा मामला आ चुका है प्रोटेस्ट याचिका पर भी, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर भी आ चुके हैं हम। धारा 193 की उपधारा 9 BNSS 2023, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया। पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा ये रिपोर्ट लगाकर दी गई कि ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध नहीं है, ये असंज्ञेय प्रकृति के अपराध में पाया माना जाता है। मेरे पक्षकार को काफी दुख हुआ कि 8,60,000 रुपए की चीटिंग जो है कि पुलिस अधिकारियों को संज्ञेय प्रकृति की दिख रही है, और 28 लाख की चीटिंग उनको असंज्ञेय प्रकृति की दिख रही है। और पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये कहते हुए कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश कर दी गई, और एक सूचना मेरे पक्षकार को दे दी गई। मेरा पक्षकार बड़ा आहत हुआ, बड़ा परेशान हुआ। तब इसमें हमें अब क्या कानूनी कार्रवाई करना होगी। वैसे समानता का सिद्धांत तो ये कहता है, और आपने देखा भी होगा कि यदि कंपनी के नाम से कोई चीटिंग या धोखाधड़ी की जाती है तो कम से कम 100 FIR होती हैं सर, 200 FIR होती हैं, 50 FIR होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही FIR पर कार्रवाई की गई और बाकी को कार्रवाई नहीं की गई। जबकि अपराध की शैली एक, अपराध का तरीका एक, अपराधी एक, और उसके बाद उनमें से सिर्फ एक को ही आपको कंजेबल ऑफेंस दिखाई दे रहा है, बाद बाकी को आपको नॉन कंजेबल ऑफेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक समानता के सिद्धांत के कहीं ना कहीं विपरीत था। लेकिन उनको उनकी जो जांच करना थी उनके द्वारा जांच की गई। अब उनको उनकी जो कार्रवाई अधिकार जो दिए गए थे उनके द्वारा किए गए। अब हमें इसमें आगे क्या कानूनी कार्रवाई करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक सुरेश चंद्र विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 का मामला है। बड़ा ही जबरदस्त मामला है। इस मामले में भी 420 से ही संबंधित सर ये मामला है। इस मामले में यह हुआ था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज साहब के समक्ष 156(3) के तहत जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, वो अब तब्दील करके 175(3) BNSS 2023 कर दी गई है। तो ये मामला उस समय का था 2001 का, जब BNSS 2023 लागू नहीं हुई थी। लेकिन वही प्रावधान अब 175(3) में कर दिए गए हैं। सिर्फ उसमें ये इजाफा किया गया है कि विथ शपथ पत्र को नेसेसरी कर दिया गया है। उस समय नेसेसरी नहीं था, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई मामलों में शपथ पत्रों को लगाना अनिवार्य बताया गया था। तो उनके द्वारा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महोदय के समक्ष 156(3) की एप्लीकेशन पेश की गई। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर 2001 का। ये बिल्कुल इसी मामले से संबंधित है। सीखना सिखाना हमारा मकसद है कि यदि हमारे साथ या किसी आम व्यक्ति के साथ भी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उसके पास क्या कानूनी उपचार उपलब्ध हो सकते हैं, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही जज साहब के समक्ष उनके द्वारा एप्लीकेशन पेश की गई, जज साहब के द्वारा फौरन आदेश किया गया थाना प्रभारी महोदय को, पुलिस को, कि इसमें FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। अब अभियुक्तगण, जैसे कि हमारे मामले में भी अभियुक्तगण काफी जागरूक और चालाक थे, यहाँ भी वो अभियुक्तगण काफी जो है कि एक्टिव थे। उन्होंने तुरंत
मजिस्ट्रेट साहब के उस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका एडीजे कोर्ट में सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश की। वहां पर उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उसके बाद वो भी चैन से नहीं बैठे, उसके बाद वो गए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भी द्वारा यह कहते हुए कि जो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा जो आदेश पारित किया गया सही किया गया और उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। वो यहां भी चैन से नहीं बैठे, वो पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो प्रथम जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह विधि अनुसार सही है, और हाई कोर्ट के द्वारा भी जो इनकी याचिका को निरस्त किया गया वो भी सही है, और उनकी अपील को निरस्त कर दिया। तो आखिर में इस जजमेंट से हमारे सामने निकल कर बात क्या आई कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जज साहब हैं, उनके द्वारा जो आदेश दिया गया था कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसी को सर्वोच्च न्यायालय तक विधि अनुसार मान्य किया गया। अब इस मामले में जिस घटना को सर हम लेकर चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य सीखना और एक सिखाना है, ताकि हम कानूनी कार्रवाइयों को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें, और हमारे जीवन में यदि इस तरीके की कोई परेशानी आती है तो हम उनका इस्तेमाल कर सकें। अब इस मामले में ये होता है सर कि 2,37,500 का जो मामला है वो थाना प्रभारी महोदय के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब इस स्थिति में जब पक्षकार आया तो उसके द्वारा कहा गया कि वकील साहब इसमें कोई तो कानूनी कार्रवाई करें, कोई तो रास्ता निकालें। तब हमारे द्वारा 175(3) BNSS 2023 के तहत याचिका तैयार करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महोदय के समक्ष पेश की गई दो याचिका, एक 28 लाख की और एक 2,37,500 की, और दोनों में निवेदन किया गया, क्योंकि एक में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और जांच के दौरान पुलिस अधिकारी महोदय को जो नए फैक्ट मिले थे कि ये पैसा 10 मिनट बाद ट्रांसफर करके कोई दूसरे खाते में, दूसरी स्टेट के खाते में ले गए, तो उस 175(3) में निवेदन किया गया कि सर इसमें दो मुलजिम और हैं, एक दूसरी स्टेट का है और एक ये जो बैंक में ट्रांसफर किया गया, इनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा जांच की जा रही थी, लेकिन उसमें इन दोनों मुलजिमों को शामिल नहीं किया जा रहा था। तो इन दोनों को भी बढ़ाने के लिए 175(3) के तहत निवेदन किया गया और इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। और दूसरे में जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, उसको ठंडे बस्ते में पटक दिया गया था, उसके ऊपर भी जज साहब से निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय इसमें भी एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान का, इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया जाए। मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा पुलिस रिपोर्ट के लिए उसको लगाया गया कि आप इसमें आपकी पहला रिपोर्ट आप पेश करें। अब पुलिस रिपोर्ट पेश करने में 1 साल का समय पुलिस के द्वारा लिया गया। 1 साल की अवधि तक पुलिस रिपोर्ट को पेश ही नहीं किया गया, जबकि 8,60,000 रुपए की चीटिंग के मामले में 10 दिन के अंदर चट मंगनी, पटबिया, गिरफ्तारी और चालान सब कुछ पेश कर दिया गया, और इसमें 1 साल तक उसको पटक के रखा गया। अब जब 1 साल के बाद फिर उनके द्वारा उसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट सीधी पेश की गई, इससे मेरे पक्षकार को काफी दुख और हर्ट हुआ। तब इसी स्थिति में अब यहां पर मामला निकल कर आता है कि अब हम क्या कानूनी प्रावधान इसमें कर सकते हैं, एक प्रोटेस्ट याचिका और एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तब ऐसी स्थिति के मामले में प्रोटेस्ट याचिका कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई और जज साहब से निवेदन किया गया कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है ये विधि विरुद्ध तरीके से बनाई गई है, और ये दबाव में या राजनीतिक दबाव में या किसी भी प्रकार से ये गलत तरीके से बनाई गई है, और मेरे द्वारा जो है कि थाने में सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, और पुलिस अधिकारी महोदय भी इस जांच तक पहुंच चुके हैं कि ये खाता 10 मिनट बाद ही इससे अभियुक्त गण वहां निकाल कर ले गए। उनके चेकबुक, पासबुक, फोटो सब कुछ कोर्ट थाने में पेश कर दिया गया था। यहाँ तक कि वो जो जमानत ली गई थी 8,60,000 रुपए में, उसकी एफआईआर, कोर्ट की आदेश पत्रिकाएं, ये सब भी पेश कर दी गई थी, और ये सब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया गया और उनसे निवेदन किया गया कि इस जो है कि खात्मा खारिजा रिपोर्ट जो पेश की गई है इसको निरस्त किया जाए। तो एक कानूनी रास्ता हमारे सामने निकल कर आया सर, प्रोटेस्ट याचिका का। ऐसी स्थिति में हम कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका हम पेश कर सकते हैं, ये कानून हमें अधिकार देता है। दूसरा हमारे सामने कानूनी अधिकार है धारा 193 की उपधारा 9 BNSS 2023। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जो परिभाषा दी गई है उसमें बताया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी महोदय चालान पेश कर देते हैं, उसके बाद भी उनका जांच करने का अधिकार समाप्त नहीं होता है, और यदि बाद में भी उनको कोई भी एविडेंस, चाहे मौखिक साक्ष्य, चाहे कोई भी लिखित साक्ष्य,
चाहे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर प्राप्त होते हैं तो उसे सप्लीमेंट्री चालान के रूप में बाद में पेश कर सकते हैं कोर्ट में। और उसका भी वही कानूनी महत्व होता है जो 193 की उपधारा 3 के तहत जो कोर्ट में चार्जशीट जिसे हम चालान कहते हैं वो पेश की जाती है, उसी के अनुसार उसी के समकक्ष उसका भी कानूनी महत्व होता है। दोनों के समान कानूनी महत्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में पूरक जो चालान पेश किया गया तो कानूनी रूप से कुछ कम माना जाएगा। दोनों का समान महत्व होता है। 90 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट पेश करना होगी। कब? यदि कोर्ट में ट्रायल चालू हो चुकी है और ऐसी दशा में यदि इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता महसूस होती है तो जज साहब के आदेश से उसमें ट्रायल चालू किया जा सकता है। और उसमें 90 दिन की समय अवधि दी गई है कि 90 दिन के अंदर उनको जांच करके कोर्ट में पेश करना होगी। और यदि किसी कारणवश वो 90 दिन में पेश नहीं कर पाते हैं तो न्यायालय के विवेक पे है कि वो न्यायालय उसमें समय आगे बढ़ा सकता है। अब हमारे मामले में सर दो स्थितियां निकलकर सामने आई है। एक तो 175 की उपधारा 3 में जो बीएनएसएस 2023 के तहत याचिका पेश की गई है, उसमें एक तो हमारा ये निवेदन हो गया कि इसमें एफआईआर दर्ज करके जो है कि जांच प्रारंभ की जाए। जो 2,37,500 का मामला है जो 1 साल की अवधि के बाद भी ठंडे बस्ते में थाने पर पड़ा हुआ है। दूसरा हमारे पास में कानूनी मामला ये निकल कर आया जो 28 लाख की ठगी और धोखाधड़ी की चीटिंग की गई थी, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन 193 की उपधारा 9 के तहत खात्मा खारिजा रिपोर्ट निरस्त करके इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जाए। अब यहाँ पे हमारे द्वारा किए गए थे एक तो प्रोटेस्ट याचिका का मतलब होता है सर विरोध याचिका, मतलब जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है वो गलत पेश की गई है, इसे निरस्त किया जाए, उसको ही प्रोटेस्ट याचिका कहते हैं। तो 28 लाख वाले 175(3) के आवेदन में जो पहले से विचाराधीन था, यदि आपका मामला पहले से विचाराधीन नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पेश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे मामले में पहले से विचाराधीन था तो हमने उसमें प्रोटेस्ट याचिका पेश की, क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग के लिए 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2023 के तहत एक प्रत्यक्ष आवेदन अलग पेश किया। तो हमारे सामने दो चीजें निकल कर आई कि यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है तो हम इस प्रकार से कानूनी कार्रवाई इसमें कर सकते हैं। अब मामला यहाँ पर यह आया, जो आपको एक कानूनी जानकारी और मैं दे दूं कि जो भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ये सर जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये सब कुछ मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दिया है और उस पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उस ई बुक की। जैसा कि सभी आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप जो भी जानकारी दें तो उसका पीडीएफ आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं, तो पीडीएफ भी मैंने तैयार किया हुआ है, उसमें से ही मैं आपको आगे की जानकारी भी दूंगा, महत्वपूर्ण जानकारियां। तो भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का जो मामला है सर, इसमें बताया गया है कि यदि क्लोजर रिपोर्ट पेश की जाती है तो फरियादी को सूचना कोर्ट के द्वारा दी जाएगी और उसको सुना जाएगा, अनिवार्य है, नेसेसरी है। दूसरा, जज साहब उस पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनको समनिंग का भी अधिकार है कि वो सूचना भी उसमें जारी कर सकते हैं, अनुसंधान उसमें किया जा सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और हमारे पक्षकार को थाने प्रभारी महोदय से भी सूचना दी गई, थाने से भी, और कोर्ट में चूंकि हमारा मामला पहले से ही विचाराधीन था तो हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो वैसे ही प्रोटेस्ट याचिका और 193(3) की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई। अब जो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि ऐसे मामले में सर क्या हो सकता है, क्योंकि जो फरियादी है सर उसके पास से तो वो पैसा एक तो मुलजिम लेकर चले गए, धोखाधड़ी की, उसके साथ ठगी की, 420 की, और ये 1 साल से जूते चप्पल घिस रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी है और बड़ा ही हैरान और परेशान है कि उसकी तो उम्र भर की कमाई जो उसने खेती की जमीन बेचकर आरोपीगण को पैसा दिया था वो ठगी से उन्होंने खा लिया। और वो आरोपीगण इतने शातिर तरीके से कार्य कर रहे हैं कि एक में उन्होंने जैसे तैसे क्लीन चिट ले ली एफिडेविट लेके, और बाकी में वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कहते फिर रहे थे कि हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये फरियादीगण को इस बात की जानकारी मिली थी कहीं ना कहीं से, उसके मिलने जुलने वालों ने उसको बताया था कि वो तो निर्भीक और बिल्कुल भयमुक्त होकर है कि 8,60,000 का जैसे मामला खत्म हो गया ऐसे वो ये मामला भी खत्म हो जाएगा। अब ये फरियादी बार बार थाने पर मिल रहा था, निवेदन कर रहा था, लेकिन उसमें थाना प्रभारी महोदय के द्वारा यहाँ से आगे जांच नहीं बढ़ाई गई। कहाँ से 27 लाख के खाते से जो पैसा निकाल कर दूसरी स्टेट में ले गए, ये उसको बताया गया है कि आपका पैसा 10 मिनट बाद इस ट्रेवल के खाते में या दूसरी स्टेट के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। बस इसके आगे जांच नहीं की गई और वो खाता भी जो था उस खाते तक की पूरी जानकारी उनके द्वारा ले ली गई। फरियादी ने लाख निवेदन किए कि सर ये पैसा इन्हीं लोगों के पास है और इन्होंने 8,60,000 रुपये वापस भी किए हैं।
मेरा पैसा भी वापस दे देंगे, आप इन्हें गिरफ्तार करें और जो 27 लाख जिस खाते में जमा कराए थे उस खाते की पासबुक, चेक बुक इनसे आप जो है कि जब्त करें और दूसरी स्टेट में जहां ये लेकर गए, जहां मेरा पैसा अभी भी है, वहां उसके भी जो मालिक हैं उसको भी जो है कि मुलजिम बनाया जाए और 27 लाख के खाते का जो है इन सबको मुलजिम बनाए और सारे बैंक डॉक्यूमेंट्स आप जब्त करें और पैसा जब्त करके मुझे दिलाया जाए और इन्हें भी उसी प्रकार से जैसे आपने 8,60,000 रुपए में तुरंत कार्रवाई की, गिरफ्तार करके सर कोर्ट में पेश करें। उनके पैसे दे चुके हैं, मेरे भी ये पैसे इसी प्रकार से दे देंगे, इन्हीं लोगों के पास मेरे पैसे हैं। इनसे पूछा जाए कि आखिरी खाते में जहां पैसा लेके गए वहां से निकाल कर क्या इन्होंने बोरों में भरकर इनके घरों में छुपा कर रखा है पैसा, या वहां से किसी अन्य खाते में सर ट्रांसफर कर दिया? आप पूछें तो सर। लेकिन वहां इससे आगे सर जांच नहीं बढ़ाई गई और उल्टे क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। अब ऐसी प्रकरण या ऐसी परिस्थिति या ऐसे फैक्ट या घटना यदि आपके सामने भी आते हैं तो उसमें आपके सामने ये कानूनी उपचार सर मौजूद हैं। इन कानूनी उपचारों का लाभ लेकर आप उसमें आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब उसमें माननीय जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि जज साहब इसमें क्या आदेश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको सर बताया था, ये तो बड़ा ही पॉजिटिव आदेश हुआ। इसमें सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया था जज साहब ने और मुलजिम उसके खिलाफ लड़ते लड़ते सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने भी आखिर में यही कहा कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया था वो बिल्कुल विधि अनुसार सही दिया गया था। अब हमारे मामले में 2,37,500 का जो मामला थाने में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसी पे हमने जज साहब से निवेदन किया कि सर इसमें आप इन्वेस्टिगेशन का आदेश करें एफआईआर दर्ज करके, और जो खात्मा खाजा रिपोर्ट जो 28 लाख में पेश की गई थी उसको निरस्त करने के लिए प्रोटेस्ट याचिका लगाई गई और 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2023 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। तो ये बताने का सर मकसद, ये घटना और ये उदाहरण बताने का मकसद यही है कि क्योंकि ये जो कानून है ये पूरे ऑल इंडिया में लागू है, तो चाहे किसी भी आम नागरिक के साथ इस प्रकार की यदि घटना होती है तो उसके पास भी ये कानूनी उपचार उपलब्ध रहते हैं। यदि आप एक विधि के छात्र हैं, आप एक युवा अधिवक्ता हैं और आपके सामने भी इस प्रकार का यदि मामला आता है तो ये एक बेस्ट उदाहरण है सर आप लोगों के सामने सीखने के लिए कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां कर सकते हैं। और यदि हमने कानूनी कार्रवाई की तो ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो मैंने आपको बताया सुरेश चंद्र जैन का, ये और ऐसे हजारों फैसले और भी हैं सर, यदि आप कोशिश करेंगे, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये हमें हिम्मत प्रदान करते हैं, हमें ताकत प्रदान करते हैं और इनका हवाला देकर हम जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियों में ऐसे आदेश किए गए हैं, तो माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आप भी इसमें इस प्रकार का आदेश करें और सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। हमारा पक्षकार का मामला अभी विचाराधीन है, उसमें जो भी फैसला होगा या जो भी आदेश होगा तो उस पर सर फिर मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी मैं आपको ई बुक पीडीएफ से सर परिचित करा देता हूँ, उसकी लिंक जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें ये जो मैंने जानकारी आपको दी है इससे हटके भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां सर उसमें लिखी हुई हैं। ई बुक पीडीएफ जो है कि बनाने का मकसद यही है कि जो कई व्यूवर्स ने कहा है कि सर आप जानकारी देते हैं उसको रिटर्न में दें, तो ये सर इसलिए मेरे द्वारा पीडीएफ भी आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। सिर्फ पीडीएफ है ताकि आपको ये जो जानकारियां दी गई हैं लिखित रूप में भी प्राप्त हो सकें। तो आइए सर मैं अब आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। और मेरा सर यही मामले में आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि ये हमारे वीडियो बनाने का मकसद जो है, ये इस घटना को लेकर मैं इसलिए चला क्योंकि इस घटना के अंदर सब कुछ अप्लाई हो गया सर। हमारे वीडियो के टाइटल से रिलेटेड सभी बातें इस घटना में अप्लाई हो गई। क्या क्या बातें अप्लाई हो गई एक बार फिर मैं आपको बता दूं। 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 वो भी अप्लाई होगी, जो मैंने आपको बता दिया। ये फाइलें अभी रखी हुई हैं, ये 175 की उपधारा 3, और इसमें भी हमने 175 की उपधारा 3 के तहत मुकदमे पेश किए थे अदालत में विचाराधीन है। एक हमारे सामने ये सीखने को हमको प्राप्त हुआ। दूसरा 193 की उपधारा 9 जो हमने पेश की वो हमको सीखने को मिला। तीसरा प्रोटेस्ट याचिका हमें सीखने को मिली। चौथा संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, वो मैं आपको बता देता हूँ। संज्ञेय अपराध वो होते हैं सर जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, और असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाता। संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर प्रकृति के अपराध, इसको कॉन्जेबल ऑफेंस भी कहा जाता है, और असंज्ञेय अपराध को नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस कहा जाता है। जब कोई असंज्ञेय प्रकृति का अपराध होता है तो उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, उसमें एनसी रिपोर्ट देती है, एनसीआर रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट देकर कहती है फरियादी से कि आप जाकर कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट आप लगा दें।
वहां भी यदि फरियादी के द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट लगाई जाती है या 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस के तहत एप्लीकेशन पेश की जाती है और वहां भी यदि जज साहब के द्वारा आदेश किया जाता है ये नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस नहीं, ये कॉन्जेबल ऑफेंस है, आप इसमें एफआईआर दर्ज करें और जांच प्रारंभ करें, तो फिर पुलिस अधिकारी महोदय को उसमें जज साहब के आदेश के पालन में जांच प्रारंभ करना होगी। ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2013 का सर्वोच्च न्यायालय का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने लिखा हुआ है, उसमें यही दिशा निर्देश दिए गए सर कि यदि कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध पाया जाता है तो पुलिस अधिकारी को उसमें एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। वो टाल मटोल नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते कि हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है, आप कहीं और जाएं। उस समय तो ये बीएनएसएस 2023 लागू भी नहीं हुई थी। उस समय 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसले में दिया गया। उस फैसले में ये भी बताया गया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भी उस फैसले के अंदर सर लिखा हुआ है, जो सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट है सर, ऐतिहासिक फैसला। और लगभग सभी थानों में भी ये आपको ये फैसले की गाइडलाइंस आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इस मामले में ये बताया गया और साथ ही ये भी निर्देश दिए गए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जब लागू हुआ था 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सभी बातें अब कानून के अंदर ही शामिल कर ली गई हैं 173 में। जो एफआईआर जो हम पहले लिखाते थे तो वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत आती थी, अब वो 173 में आती है बीएनएसएस 2023 में। और इसमें इसकी धारा 173 की उपधारा 1 में प्रावधान बताए गए हैं कि यदि कोई संज्ञेय प्रकृति का मामला पुलिस अधिकारी महोदय के समक्ष आता है तो क्षेत्राधिकार का विचार किए बिना उस पे एफआईआर दर्ज करना होगी। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ चुकी है, क्षेत्राधिकार का विचार किए बिना, मतलब यदि घटना उस थाना क्षेत्र में जांच के इन्वेस्टिगेशन क्षेत्र में नहीं भी आती है, किसी अन्य थाने के क्षेत्र की घटना है और कोई फरियादी थाने पर रिपोर्ट लिखाने पहुंच गया और वो संज्ञेय प्रकृति का मामला है, गंभीर प्रकृति का मामला है, तो पुलिस अधिकारी उसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। वो एफआईआर 0 पर दर्ज की जाएगी और फिर उस संबंधित थाने को जांच के लिए भेज दी जाएगी, लेकिन एफआईआर दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज करने से रोका नहीं जाएगा। इसी प्रकार से यदि वो उनके थाना क्षेत्र में आता है तो उसमें बिल्कुल एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी बताया गया ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2013 का जो लैंडमार्क जजमेंट है। अब इसमें आगे बताया गया है सर कि यदि इसमें जो धारा 62 से लेकर धारा 79 और 124 है जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, तो इसमें खास प्रावधान दिए गए हैं कि उनके बयान और कार्रवाई महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई रिपोर्ट करने वाला स्थायी या अस्थायी रूप से असमर्थ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो उसके घर पर जाकर या उसके बताए हुए स्थान पर जहां वह आसानी से उपलब्ध हो सकता है वहां पर जाकर उसकी कार्रवाई की जाएगी, बयान लिए जाएंगे और 186 की उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाएंगे बयान उसके, और एक ट्रांसलेटर को साथ में लेकर जाया जाएगा, द्विभाषीय को, क्योंकि वो दिव्यांग है, हो सकता है बयान देने में कुछ सही तरीके से न दे पाए, तो जो ट्रांसलेटर है वो उसके बयान नोट कराने में मदद करेगा। और इसी के साथ 173 में ये भी प्रावधान दिए गए हैं कि उस एफआईआर की एक कॉपी तुरंत जो है कि फरियादी को निशुल्क प्रदान की जाएगी। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें बताए गए। और 173 की उपधारा 4 में सर जो मैंने बताया है आपको कि यदि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तब पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है कि रजिस्टर डाक से आवेदन दिया जाएगा और वो उसकी जांच करवाएंगे उनसे, नीचे के अधिकारी से, और उनको लगता है तो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाएगा। यदि यहां से भी मामला नहीं बनता है तो फिर हमारे सामने आती है 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023, जो पहले 156 उपधारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी। इसमें शपथ पत्र के साथ आवेदन दिया जाएगा। अच्छा, 173 की उपधारा 4 में जो आखिरी लाइन लिखी हुई है सर, उसमें उसकी अंतिम लाइन में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकेगा, ये प्रावधान बताए गए। लेकिन उसका मतलब ये है कि उसमें पावर नहीं दी गई है, मजिस्ट्रेट साहब की शक्ति को बताया गया है, पावर को 173 की उपधारा 3 में बताया गया है कि जज साहब इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दे सकते हैं। तो हमें आवेदन पेश करना होगा 173 की उपधारा 3 के तहत, जैसा कि कोर्ट में हमारे दौरा भी किया गया। 175 की उपधारा 3 के तहत जज साहब को आवेदन करना होगा कि इसमें एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। इस प्रकार का आप आदेश जो है कि पुलिस अधिकारी को आप करें, तो हमारे सामने फिर ये स्थिति सर सामने निकल कर आती है। और कानून में बहुत से रास्ते हैं और कानून की मशाल अभी भी जली है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो
और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह हौसला जंग लड़ने का रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। आपको सर कोशिश तो करना होगी, क्योंकि आपकी अगर आप हिम्मत हार कर बैठ गए तो अपराधी तो इतने शातिर और चालाक होते हैं कि वो तो चाहती यही है सर। अब 30,37,500 की इतनी बड़ी रकम होती है कि अगर यदि इसको बैंक में रख दिया जाए तो उसका इंटरेस्ट ही सर 40-50 हजार रुपये महीना आता है। वो आरोपी गण तो उम्र भर बैंक में रखकर और ऐश से जीवन जिएंगे, और उनका पूरा प्रयास यही था शुरू से लेकर कि ये सभी कार्रवाइयां कैसे खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं वो सफल भी हो गए सर। अब कैसे हुए, क्या हुआ, ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन वो सफल तो होते दिखे। किस प्रकार से कि एक तो 8,60,000 वाले जो फरियादी है उसको पैसा दे के राजीनामा कर लिया, क्योंकि उनको ये पूरा शंका हो गई थी, डर हो गया था कि यदि यहाँ से मामला हमने नहीं सुलझाया तो ये आगे की 2 एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज हो गई, और 3 एफआईआर अगर हमारे ऊपर हो गई तो हमारे को तो उम्र भरी जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं उनकी पूरी समझ में बात आ गई थी। इसलिए उनके द्वारा पहली कोशिश यही थी कि प्राइमरी रूप से हम सबसे पहले जो चालान बनाकर कोर्ट में पेश किया गया, इसी मामले को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो जेल में बैठे बैठे ही उसने उसके गुर्गों के जरिए उस फरियादी से संपर्क किया और एक मामले को निपटाया, और बाकी के 2 मामले तो हमें निपटते हुए दिखे सर। अब इसमें उनके द्वारा क्या किया गया और क्या नहीं किया गया ये हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन हमें तो ये दिखे, हमारे पक्षकार को तो ये नुकसान हुआ है। हमारे पक्षकार को तो जो उसने हमें बताया कि ये इसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी और दूसरी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उस पर एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। अब इसमें पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा क्यों नहीं की गई, आखिर उन्हें ये असंज्ञेय क्यों दिखा और वो संज्ञेय क्यों दिखा अपराध, ये तो वही जान सकते हैं। अब हमारा तो कार्य है सर कार्रवाई करना, अपने पक्षकार के लिए लड़ना, उसको न्याय दिलाना। अब उसमें जो कानून के प्रावधान दिए गए उसमें कहीं भी ये कानूनी प्रावधान नहीं दिया गया है कि आप थाना प्रभारी महोदय से आप कहेंगे जाके। उसके आगे जो कानूनी प्रावधान है, आप 175(3) बीएनएस 2023 के तहत याचिका लगा दें कोर्ट में, वही हमारे पक्षकार की ओर से हमारे द्वारा कोर्ट में पेश कर दी गई। अब मामला ये होता है कि अब आगे किस प्रकार से जस्टिस होगा, तो जस्टिस इंशाल्लाह अच्छे तरीके से होगा सर। क्यों होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के मामलों में, हजारों मामलों में इसी प्रकार के ये फैसले दिए हैं। जो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया था, ये तो जो सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य मान्य 10 जनवरी 2001 का, जिसमें अभियुक्त गण जो एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश हुआ था उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे, और सर्वोच्च न्यायालय के में भी उनकी अपील को निरस्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से सर कानून अभी भी जिंदा है, न्याय अभी भी जिंदा है, लेकिन आपको धैर्य और सब्र से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। यदि आपने नहीं लड़ा तो आप ये मान के चलें कि वो अभियुक्त गण तो जीत गए। क्योंकि आप एक बात सोचें सर कि एक व्यक्ति को यही विश्वास होता है, एक आम व्यक्ति को, कि यदि बड़ा विश्वास था कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा 8,60,000 की चीटिंग के मामले में अभियुक्त गण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई और वो 10 दिन जेल में रहा और उनके पैसे वापस कर दिए, और इसी प्रकार से मेरे भी पैसे वापस हो जाएंगे, ये उसको बड़ा विश्वास था हमारे पक्षकार को सर, बड़ा ट्रस्ट था उसे। अब चूंकि उसका ट्रस्ट होना भी सर स्वाभाविक है, क्योंकि अपराधी एक ही है, और उन्हीं अपराधियों ने 3 लोगों के साथ जो है कि चीटिंग की। आप समझें तो एक चीटिंग के मामले में जब पुलिस के द्वारा चालान बनाकर कोर्ट में पेश किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो जाहिर सी बात है हमारे पक्षकार के मन में भी ये पूर्ण विश्वास था कि जब 8,60,000 रुपए इन्होंने दे दिए और इसमें हमारे इसमें भी कार्रवाई होगी तो हमारे पैसे भी वापस करेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर सर पानी फिर गया। जब खात्मा खारिजा रिपोर्ट की पर्ची, इतनी बड़ी पर्ची ले जाकर दी, हमारे पक्षकार ने बताई थी लाकर हमें, उसमें लिखा था कि ये संज्ञेय प्रकृति का मामला नहीं है, असंज्ञेय प्रकृति का मामला है, इसलिए इसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश की जाती है। तब पुलिस अधिकारी महोदय को एक में संज्ञेय प्रकृति का दिखा और बाकी 2 में असंज्ञेय प्रकृति का दिखा। ठीक है, अब उनको दिखा तो ये उनकी जांच है, हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं सर। वैसे समानता के रूप में अगर देखा जाए तो अपराधी एक, अपराध का तरीका एक, अपराध की शैली एक, कंपनी के नाम पे एजेंट प्रभारी बन के आके धोखाधड़ी, झूठ बोलकर ठगी करके पैसे लेना और मांगने पर धमकाना, मार जान से मारने की धमकियां देना, सभी में, तीनों में अपराध की शैली एक, अपराध का तरीका एक, अपराधी भी एक, और तीनों में कंपनी के नाम से ठगी और धोखाधड़ी करके पैसे लेना। और उन्हीं अपराधियों में से एक अपराधी के ऊपर चट मंगनी पट बिया करके कार्रवाई हुई, चालान पेश हुआ, उसको उसकी राशि प्राप्त हो गई। लेकिन आखिर 2 में क्यों नहीं हुआ, ये हमारे पक्षकार के मन में बार बार सवाल था। वो हमसे यही कह रहा था। हमने उसको ढांढस बनाया, हमने उसको हिम्मत बनाई कि आप सब्र करो, कानून में बहुत से रास्ते मौजूद हैं और ऊपर वाले पे भी आप भरोसा रखो, क्योंकि बेईमान जो लोग हैं वो ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं होते हैं।
और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। यहाँ तो हम कोर्ट में दावे और मुकदमे लड़ते हैं और मुकदमा जीतने के बाद फिर उसका एग्जीक्यूशन कराते हैं। आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। यहाँ मैंने सीपीसी का नाम ले दिया सर, लेकिन बात के तारतम्य में बात निकली है, इसलिए मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि हम केस जीतने के बाद फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ से तो सीधा एग्जीक्यूशन ही होता है, सीधा निष्पादन होता है, फिर आदमी को सोचने समझने का सर मौका नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में हमने उसको ढांढस बंधाया, उसको धैर्य बनाया और हमने कहा कि अपने पास ये कानूनी कार्रवाई मौजूद है। और सर्वोच्च न्यायालय तक भी इस प्रकार के मामलों में इस प्रकार से सकारात्मक रुख अपनाया गया और अभियुक्त गण के जो है कि खिलाफ कार्रवाई करने के कड़े से कड़े आदेश दिए गए। तो आप निश्चिंत रहें, अगर थाने से उसको सामान्य प्रकृति का मामला मान लिया गया, मतलब अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो पुलिस अधिकारी महोदय का यही कहना है कि ये जो 28 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी की है ये सामान्य प्रकृति की है, गंभीर प्रकृति की नहीं है। और 8,60,000 रुपए की गंभीर प्रकृति की है। छोटी राशि की जो है वो गंभीर प्रकृति की मान रहे हैं, वो संज्ञेय अपराध है और ये असंज्ञेय अपराध है 28 लाख का। और जो है कि इसलिए इसमें खात्मा खारिजा दे दी गई। तो ठीक है सर, दे दी तो ये उनका जुरिडिक्शन है, उनका कार्य करने का तरीका है। माननीय न्यायालय मौजूद है, न्यायालय के समक्ष सारा रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा जस्टिस और न्याय मिलने की हमारे पक्षकार को पूरी उम्मीद है। और ये पूरा मामला और पूरी घटना, ये पूरे फैक्ट ये बताने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि आज का सर हम आज जिस वीडियो के टाइटल को लेकर चल रहे हैं उसमें इतने सारे टॉपिक थे कि उन टॉपिकों को समझाने के लिए मुझे ये एक उदाहरण आपके लिए ढूंढ कर लाना पड़ा। और ये ऐसा जीता जागता और सत्य घटना पर आधारित एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित सभी कानूनी कार्रवाई इसमें आ चुकी हैं, जो मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं। वही कानूनी कार्रवाइयां और उससे बहुत कुछ मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए तैयार करके रखा है। वीडियो को सर पूरा देखिएगा, बीच में आप स्किप ना करिए, वरना महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। आइए अब हम ई बुक पीडीएफ की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर 30 लाख की ठगी धोखाधड़ी एफआईआर और धारा 175 3 बीएनएसएस 2023 प्रोटेस्ट याचिका फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे सर वीडियो का टाइटल है और यही हमारे ई बुक का भी टाइटल है। और इसी में मैंने प्रारंभ में 2 लाइन लिखी है, क्योंकि ये एक बड़े ही निराशा का वक्त होता है, बड़े ही हताशा का वक्त होता है, जब किसी इंसान की जीवन भर की कमाई ऐसे ठग और धोखेबाज किस्म के लोग हड़प लें और उसको धमकाएं भी, और पुलिस में जब वो जाए और वहां से भी उसे निराशा मिले, तब ये उसके जीवन में बड़ा हताशा का वक्त होता है। सर ऐसे वक्त में यदि उसने हिम्मत से काम नहीं लिया तो अपराधी सफल हो जाते हैं। और सर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है, वो खुलेआम घूमते हैं, उनका हौसला बढ़ता है, तो इससे अपराध बढ़ता है। और यदि अपराधियों को सजा होती है तो इससे अपराध घटता है। और कानून बनाने का भी मकसद यही है कि अपराधियों को उनको सजा मिले। इसलिए मैंने इसमें मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है ई बुक के प्रारंभ में ही कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। ये सर मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि हालात और मामले ही ऐसे हैं कि यदि यहाँ हिम्मत हार गया व्यक्ति तो कोई घर आकर उसका हाथ पकड़कर उसको कानून में इंसाफ नहीं दिलाएगा। आप समझ सकते हैं 1 साल से वो व्यक्ति थाने के चक्कर लगा रहा है, जब तो उसको वहां से निराशा मिली, और अगर वो घर ही बैठ जाता तो न्याय मिलने का तो सवाल ही नहीं था सर। अब कोर्ट में फिर भी उम्मीद है कि जज साहब के द्वारा कुछ ना कुछ उसमें सकारात्मक आदेश किया जाएगा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि यदि इस प्रकार की घटना या मामला किसी व्यक्ति के साथ आता है तो वो क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां कर सकता है। हमारे वीडियो बनाने का भी मकसद यही है। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये ई बुक पीडीएफ से सर मैं आपको परिचित करा रहा हूँ। ये इसमें डिस्क्लेमर भी है सर, शुरू में प्रस्तावना है, अध्याय दिए हुए हैं इसमें। कुल तकरीबन 11 अध्याय हैं सर। इसमें अध्याय को मैं पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 1 में सर हमारा पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें। अध्याय 2 में जो है कि पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण करने की शक्ति। 3 में पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण करने की शक्ति। और अध्याय 2 में है जो बीएनएसएस 2023 का अध्याय 13 से संबंधित जानकारी है। अध्याय 4 में एफआईआर का महत्व और कानूनी आधार। 5वें में है बीएनएसएस 2023 की धारा 173 का विस्तृत विश्लेषण। अध्याय 6 में एफआईआर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान।
और अध्याय 7 में एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका, अध्याय 8 में एफआईआर के बाद पुलिस जांच का वास्तविक उद्देश्य, अध्याय 9 में आम जनता के लिए एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका में एफआईआर ड्राफ्ट, अध्याय 10 में है एफआईआर क्या होती है बहुत ही सरल भाषा में, अध्याय 11 में जीरो एफआईआर क्या है, कब और कैसे दर्ज होती है, बीएनएसएस 2023 धारा 173 की संपूर्ण जानकारी, ये सब कुछ इसमें सर लिखा गया है, इन्हीं की डिटेल आगे दी गई है। और ये एक ई बुक पीडीएफ है सर। और ई बुक पीडीएफ मतलब मैं आपको बता दूं कि ये एक सीखने के उद्देश्य से एक लिखा गया पीडीएफ है, और इसका उपयोग आप आपकी स्वयं की जानकारी के लिए आप कर सकते हैं। और इस पे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपको आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा लेना है, आपके कानूनी विशेषज्ञ से, क्योंकि वो ही बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर आपका मामला किस प्रकार से, किस धाराओं में, किस कंडीशन में बैठेगा। तो इस पे अमल करने से पहले आप पूरी कानूनी सलाह मशवरा कर लें। ये सिर्फ एक जागरूकता, शैक्षणिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है, विधिक जागरूकता के उद्देश्य से, ताकि एक आम व्यक्ति भी जागरूक हो सके। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के केस के हारने या जीतने का दावा करना नहीं है, ना तो इस ई बुक पीडीएफ का और ना ही मेरे वीडियो का। ये सिर्फ एक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। और इसमें जो डिस्क्लेमर भी लिखने का यही मकसद है। इसमें डिस्क्लेमर में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई करने से पहला आपके विधि विशेषज्ञ वकील साहब से आप सलाह मशवरा करें। और इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार के हार और जीत का दावा नहीं करती है, एक शैक्षणिक एक जागृति के लिए बनाया गया है। इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूँ सर, क्योंकि इसका नाम इसलिए इस तरीके से मेरे द्वारा कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न कानूनों का एक जगह किया गया संग्रह है। आप देखेंगे कि आप ये बुक जो है, इसमें इतने कानून दिए हुए हैं, एक इन कानूनों में एक आम व्यक्ति तो उसको ढूंढ और समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हमारे केस में कौन सा कानून किस समय और किस प्रकार से लागू होगा, और उसमें किस प्रकार से कानूनी प्रावधान लागू होंगे। तो इसके अंदर मेरे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों तक को सर शामिल किया गया है, और विभिन्न कानूनों को इसमें शामिल किया गया है, सरल उदाहरणों के साथ शामिल किया गया है, ड्राफ्ट के साथ शामिल किया गया। हम इसमें चलते हैं, बीएनएसएस 2023 का परिचय इसमें सर शुरुआत में लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2023 को ये लागू हुई है सर, बीएनएसएस 2023। और इसमें 531 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं, ये इसमें बताया गया है। और जुलाई 2024 से बीएनएसएस 2023 लागू हुई है, और संपूर्ण भारत में लागू है, सिर्फ नागालैंड राज्य और उसके अलावा जनजाति क्षेत्र, नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में वहाँ की जो सरकार है, वो जब तक कोई अधिसूचना जारी करे तब वहाँ लागू हुआ उसको माना जाएगा। इसी बुक पीडीएफ से परिचित करा देता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। दिखाने का मेरा मकसद यही है पूरी ई बुक पीडीएफ को, कि यदि आपको ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। अध्याय 1 में सर शुरुआत मुख्य मुद्दे से मैंने टाइटल वही रखा है, 30 लाख की ठगी, धोखाधड़ी, एफआईआर और धारा 175(3) बीएनएसएस 2023 प्रोटेस्ट याचिका, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें इसी से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सर लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बताई थी अभी वीडियो के प्रारंभ में। ये सभी कुछ इसमें सर लिखा हुआ है। और ये जजमेंट हमारा सर ये आया है सुरेश चंद्र वाला, वो भी मैंने इसमें ऊपर ही जो है कि लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सर, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये अक्षर क्या है, काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये मैंने इसको सर कुछ बड़ा कर दिया इसमें, ये आप देख लें। यही पीडीएफ है सर, जो यदि आप परचेस करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। बताने का मकसद यही है। इसमें सर मैं आपको मुख्य बात बता दूं, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुरेश चंद्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 का है सर ये। और इसमें जो प्रारंभ में ही दिया हुआ है, थॉमस जे अनुमति प्रदान की गई, एक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने के लिए एक शिकायत भेजी गई। इसके खिलाफ ही मुलजिमान जो हैं, अभियुक्त गण हैं, वो सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे। तो अंत लाइन भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इसमें। जो बताया गया है इसमें, ये उच्च न्यायालय का है सर। ये इसमें मध्य प्रदेश, ये मैंने येलो से हाईलाइट भी किया हुआ है सर, ताकि आपको समझ में आ जाए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत एक निजी शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने का अधिकार है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जनहित में जांच आवश्यक है। ये हाई कोर्ट ने दिया था सर, मध्य प्रदेश। अब अंत में हम सर्वोच्च न्यायालय को भी देख लेते हैं सर। इसमें इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है,
वर्तमान मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाए गए निर्णय को सही ठहराया था, इसलिए हम इस अपील को खारिज करते हैं। और मुल्जिमान की उस अपील को इसमें खारिज कर दिया गया। तो ये सर हमें सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ इसमें आज के इस वीडियो में मिला है। और उसके बाद आते हैं सर माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र। ये आवेदन पत्र काय का है सर? ये 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 का है, जिसको हम एफआईआर दर्ज कराने का भी हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कि हम जज साहब के समक्ष आवेदन देते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है सुरेश चंद वाला, उसमें भी जज साहब के द्वारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच का आदेश दिए गए थे। वही धारा परिवर्तित करके 175(3) कर दी गई है। तो उस आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी, तो उसकी एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने इस ई बुक पीडीएफ में तैयार करके रखी है। और इस पे डिटेल वीडियो में पहले मेरे चैनल पर बना चुका हूं सर, प्रोटेस्ट याचिका नाम से। उसमें मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दी है। अभी मैं आपको सिर्फ परिचित करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित है। ये पूरी याचिका हो गई सर इसमें। और पिछले वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है, पूरी प्रार्थना पढ़ के बताई थी मैंने। आप मेरा वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसे आप देख सकते हैं। ये शपथ पत्र हो गया जो नेसेसरी इसके साथ लगाया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज सूची हो गई सर। और दस्तावेज सूची के बाद इसमें ये आ गया साक्ष्य सूची हो गई सर हमारी। और साक्ष्य सूची के बाद हमने न्याय दृष्टांत सूची भी सर इसमें लगाई थी। कुछ संभावित न्याय दृष्टांत मैंने आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 2014 2 SCC 1 दिनांक 12 नवंबर 2013 का एक ये है सर, जिसमें संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज किए जाने का सिद्धांत यह दर्शाता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। दूसरा, सुरेश चंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य मान्य IR 2001 SC 5711 दिनांक 10 जनवरी 2001। यह सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय है, जो धारा 156(3) CRPC अब BNSS 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को जांच इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की शक्ति की पुष्टि करता है, भले ही पुलिस ने पूर्व में एफआईआर दर्ज न की हो या अपूर्ण कार्रवाई की हो। विनय त्यागी का मामला है। इसी प्रकार से एक और मामला है सर इसमें, सुधीर रंजन मोहंती बना भारत संघ का, ये हमने उसके साथ पेश किए थे। तो ये तो सर हमारी हो गई याचिका। अब इसी से संबंधित जो है कि ये आगे आ गया है सर हमारा संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा, जो बीएनएसएस 2023 की धारा 2 की उपधारा 6 में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। और धारा 2 की उपधारा 18 में नॉन कंजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। और उसके बाद सर जो धारा 175 है कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की जो शक्तियां हैं, उसकी पूरी डेफिनेशन से जो बुक में दी गई है, वो मैंने वर्ड टू वर्ड यहाँ पे टाइप कर दी है। और उसका पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है सरल उदाहरणों के साथ नीचे। ये पूरा एक्सप्लेन है इसका। और इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर, जो इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है, केस नंबर 175(4) के सिद्धांत। और लोक सेवकों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है सर, कि लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे जांच रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और उनको भी सुना जाएगा, ताकि लोक सेवकों को अनावश्यक परेशान ना किया जा सके। ये सारी डिटेल सर इसमें लिखी हुई है। और ये एक और है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अनिल कुमार एवं अन्य बनाम MK अयप्पा एवं अन्य 1 अक्टूबर 2013 का है। और इसमें ये बताया गया है कि अ, मंजूरी के मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेपित किया जा सकता है कि मंजूरी का प्रश्न उस लोक सेवक की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सद्भावनापूर्वक कार्य किया है। किसी बेईमान व्यक्ति की शिकायत पर लोक सेवक को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उसके लिए कार्यकारी प्राधिकारी का दायित्व है कि वह उसकी सुरक्षा करे। यदि कानून में मंजूरी की आवश्यकता है और अदालत बिना मंजूरी के किसी लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो लोक सेवक को अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाने का अधिकार है, क्योंकि पूरी कार्रवाई शुरू से ही शून्य हो सकती है। ये उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए बताया गया। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का एक और फैसला है सर, प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 19 मार्च 2015 का है सर। ये विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जो 156(3) का आवेदन था। ये सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय भी फैसलों में बताया था, लेकिन अब तो कानून में ही शामिल कर दिया गया है सर। 175 की उपधारा 3 में स्पष्ट लिखा गया है कि आवेदन में शपथ पत्र के पेश किया जाएगा। आप शपथ पत्र के पेश नहीं करेंगे तो मजिस्ट्रेट साहब लेंगे ही नहीं। ये कि यदि आपने कर भी दिया तो उसे निरस्त भी कर दिया जाएगा। या जज साहब आपसे मांगेंगे कि इसमें शपथ पत्र लेके आओ, आपको समय दे देंगे। अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो आवेदन आपका निरस्त किया जा सकता है। ये पूरा केस भी है सर, इसकी शॉर्ट क्लिप भी मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। और इसी बाद 175(3) के तहत आवेदन का आदर्श ड्राफ्ट, एक तो मैंने सर ऊपर बताया, वो प्रैक्टिकल ड्राफ्ट है सर, जो हमारे द्वारा पेश किया गया था उसी घटना को लेकर। उसमें सारे नाम पते हटा दिए गए। एक आइडियल ड्राफ्ट, एक ढांचा है, उसमें आप आपके
जो भी घटनाएं हैं कॉन्जिबल ऑफेंस की, लूट, चोरी, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार, जो भी गंभीर प्रकृति के मामले हो सकते हैं, वो आपकी घटना उसके हिसाब से आप उसमें सेट करके लिख सकते हैं और आपकी प्रार्थना उस हिसाब से परिवर्तित करके आप मांग सकते हैं। ये एक आइडियल ड्राफ्ट दी गई है मेरे द्वारा, कि हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे, तो एक आइडियल रूप देने की कोशिश की गई है सर, दावा नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, यदि आपको उचित नहीं लगता ये ड्राफ्ट तो आप आपके हिसाब से सेट कर लें। लेकिन मेरे द्वारा जहां तक हो सकता था और कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान उसका उपयोग किया जाता है, वो ही ड्राफ्ट मेरे द्वारा आपको दी गई है। 175(3) के तहत आवेदन का आदर्श ड्राफ्ट, ये भी सर इसी में हमने एक अलग रूप से इसमें तैयार किया गया। पूरी ड्राफ्टिंग इसमें आप देखना है सर, ये प्रार्थना है, ये जज साहब द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का कानूनी आधार, इस पे भी पूरी डिटेल सर इसमें लिखी है। पुलिस अन्वेषण शुरू करने की पहली शर्त, ये टॉपिक पे भी सर बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। बीएनएसएस 2023 के तहत प्रमाण 173 बी, और उसके बाद जो धारा 173 है सर, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, जो अभी हमने चर्चा की थी, वो पूरी डिटेल मैंने वर्ड टू वर्ड जो बुक में दी गई है सर, वो इसमें भी लिखी है, और उसके बाद इसकी सरल व्याख्या भी मैंने की है, सरल उदाहरणों के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ। ये पूरी डिटेल इसमें मौजूद है, मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ये पूरी डिटेल है सर इसकी, हिंदी में भी अंग्रेजी में मैंने लिखा है इसमें। और उसके बाद आता है हमारा अध्याय 3, पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण करने की शक्तियां आती हैं सर, ये पूरी डिटेल इसमें दी गई है। अध्याय 4 में एफआईआर का महत्व और कानूनी आधार है सर इसमें। अध्याय 5 में बीएनएसएस की धारा 173 का विस्तृत विश्लेषण है सर इसमें। ये पूरी डिटेल सर आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ, और ये पूरी डिटेल जानकारी इसमें मौजूद है। और इसी के बाद फिर ये हमारा अगला अध्याय 9 है, आम जनता के लिए एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका में एफआईआर ड्राफ्ट। क्योंकि हम एफआईआर, ये इसमें मैंने एफआईआर के एक छोटे छोटे रूप भी लिखे हैं सर, और कुछ एफआईआर भी इसमें टाइप किए हैं संभावित, ताकि वैसे तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, एक एडवोकेट के लिए तो बेहद ही आसान है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना, अगर वो समझना चाहे तो। उसके बाद सर ये जो इसमें पूरे, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर, ये ललिता कुमारी वाला, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये रहा सर। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 12 नवंबर 2013 का है, और इसमें ये बताया गया है, यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। यदि दूसरे में इस पेरा में बताया है, फैसला के पेरा पेरा पढ़ रहा हूँ सर, सर्वोच्च न्यायालय का मैं, यदि प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है, तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। तीसरा पेरा ये दिया गया इसमें, यदि जांच में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्राथमिकी अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच के बाद शिकायत बंद कर दी जाती है, ऐसी शिकायत बंद करने की प्रविष्टि की एक प्रति प्रथम सूचनादाता को तुरंत 1 सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए। इसमें शिकायत बंद करने और आगे कार्रवाई न करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। तीसरा है, यदि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो वह अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। यदि पुलिस अधिकारी को प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो एफआईआर दर्ज न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लैंडमार्क जजमेंट में सर बताया गया है। ये सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर सर मेरे द्वारा इसमें लिखा गया है। और इसी प्रकार से जो आगे एक और फैसला है सर, ये हमारा, ये ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, इसको एक्सप्लेन करके लिखा है सर मैंने, पूरा सरल तरीके से समझाया भी है। इसमें अध्याय 10 में है एफआईआर क्या होती है, बहुत सरल भाषा में ये सब इसमें है सर। और उसके बाद जीरो एफआईआर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, और अंत में सर ये डिस्क्लेमर है। तो ये तो ई बुक पीडीएफ है जिससे मैंने आपका सर परिचय करा दिया, और इस ई बुक की कीमत 199 रुपीज़ मात्र मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर दे दी गई है, वहां आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज़ का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर ये एक मैसेज डाउनलोड का आएगा, वहां आपको प्राप्त हो जाएगी, जहां डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर फोन पे या स्मार्टफोन पे। आप इसको वहां पढ़ सकते हैं, यदि आपको उचित लगे तो आप इसकी फोटो कॉपी भी करवा सकते हैं। वैसे फोटो कॉपी के खर्चे से आप बचना चाहें तो आप इसको पढ़ पढ़ भी सकते हैं। इसको किसी भी अदालत में, कोर्ट में, थाने में, कहीं भी आप पेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक पीडीएफ है सर, ये आप समझ लीजिएगा। या इसके अंदर जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मैंने आपको बताया, जो धारा बताई, धारा का एक्सप्लेन बताया, तो उसके लिए आपको मेन बुक ले जाकर कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करना होगी, जैसे कि ये बुक है मैं आपको बता रहा हूँ।
ये मेन बुक है। आप अब इस ये बुक यदि आपके हाथ में दे दी जाए तो आप इसमें कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे कि कहाँ किधर कैसे लिखा हुआ है। तो वो चीज मैंने इसमें छांट कर ढूंढ कर निकाल कर आपके लिए रख दी है कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है तो उसमें कौन कौन से कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं, उसमें किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, हम किस प्रकार से उसमें न्याय प्राप्त करने के लिए आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, वो सारे नियम कायदे ड्राफ्ट एक्सप्लेन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले वो सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर सर मेरे द्वारा लिख दिया गया है। इसके अंदर से मैंने आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि आप खरीदने से पहले इससे परिचित हो जाएं, क्योंकि यदि आप खरीदने जाएंगे वहां पर उस लिंक से तो आपको ये पूरा पीडीएफ जो मैंने आपको अंदर से बताया है 199 रुपए का भुगतान करने के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने मेरे वीडियो में आपको पहले ही पढ़ के उसमें से इसलिए बताया है कि आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है तभी आप इसको परचेस करें। तो आज के वीडियो में सर मैंने जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। हमारे वीडियो का सर जो टाइटल है कि 30,37,500 की ठगी, धोखाधड़ी, एफआईआर और धारा 175(3) बीएनएसएस 2023, प्रोटेस्ट याचिका और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आज के इस वीडियो में सर बहुत कुछ शामिल करके मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है कि यदि इस प्रकार का मामला हमारे सामने आ जाता है तो हम किस प्रकार से उसमें आगे की कानूनी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक विधिक जागृति, जैसे कि विधिक सप्ताह, एक विधिक दिवस भी मनाया जाता है आम लोगों को जागरूक करने के लिए, तो एक आम व्यक्ति भी कानून को सुन और समझे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ यही प्रकार की घटना या इस प्रकार से रिलेटेड घटना या कोई संज्ञेय अपराध हो जाता है, कॉन्जेबल अफेंस उसके साथ हो जाता है और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो 175(3) के तहत जज साहब को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश भी करवा सकता है। तो ये सारी कानूनी जानकारियां आपके साथ यदि कोई अपराध होता है तो उसमें आने के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। इसी प्रयास और इसी मकसद से ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो सर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।